अगर आप भी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और जीएस यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने सीजीएल मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री पीडीएफ आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है हमारी एनालॉजी और क्लासिफिकेशन की एक ऐसी क्लास जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। मैंने आपको कहा था कि मैं कॉमन रिलेशन, क्लासिफिकेशन की और एनालॉजी की जो पीडीएफ मैं तैयार करा रहा हूं उसके बहुत बेहतरीन सवाल मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। जो मैं आज क्लास कराऊं, इस क्लास को आप 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। कारण क्या है? क्योंकि यहां पे जो मैंने सवाल रखे हैं वो वर्ड क्लासिफिकेशन और एनालॉजी के हैं, चाहे वो सीजीएल से हो, सीएचएसएल से, एमटीएस स्टेनो से, किसी भी एग्जाम में अगर वो टाइप पूछी गई है तो उस टाइप का सवाल मैंने आपको एड ऑन करके यहां पे दिया गया है। देखिए, क्लासिफिकेशन और एनालॉजी को आप सबसे आसान चैप्टर के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तव में सबसे ज्यादा सवाल भी यहीं से आते हैं। और जो सवाल आपसे नहीं बनते वो फिर आप छोड़ देते हैं, और अगर अटेम्प्ट करते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो मैंने कहा था कॉमन रिलेशनशिप की मैं एक शीट दूंगा। कॉमन रिलेशनशिप से मेरा मतलब क्या है दोस्तों, आप यहां बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे जैसे सबसे पहले मैंने कैटेगरी बनाई सम इंपॉर्टेंट कॉजेज एंड देयर इफेक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण कारण और उनके प्रभाव, यानी बीमारी जो होती है या कारण कह सकते हैं, ये एनालॉजी में और क्लासिफिकेशन में आपको दोनों में ही ये दिया जा सकता है। जैसे पहला है जर्म रोगाणु। रोगाणु से डिसीज रोग हो सकते हैं। तिरस्कार करने से क्या होता है भाई? ह्यूमिलिएशन होता है, अपमान होता है। यानी अपमान का कारण क्या है? तिरस्कार। रोग का कारण क्या है? रोगाणु। टाइफॉइड, बैक्टीरिया का कारण, टाइफॉइड का कारण क्या है? बैक्टीरिया। निमोनिया भी किससे फैलता है? बैक्टीरिया। ट्यूबरक्लोसिस भी किससे फैलता है? बैक्टीरिया। हालांकि नाम अलग अलग हो सकते हैं। कॉलरा भी किससे फैलता है? बैक्टीरिया। प्लेग भी फैलता है बैक्टीरिया। इन्फ्लुएंजा जो फैलता है वो वायरस से फैलता है। तो यही चीज डॉट लगा के दे देगा कि जर्म डॉट डिसीज, वायरस डॉट इन्फ्लुएंजा। बात समझ में आ रही है क्यों इंपॉर्टेंट है आज की क्लास? क्योंकि मैंने देखा है कि ये टाइप आपसे पूछा गया है तो उसमें और क्या क्या आ सकता है वो मैंने यहां पे शामिल कर दिया है। स्मॉल पॉक्स जो फैलता है वो वायरस से फैलता है। चिकन पॉक्स जो फैलता है वो भी वायरस से फैलता है। ये आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, आप देखेंगे। पोलियो भी वायरस के कारण फैलता है। एड्स भी वायरस से फैलता है। डेंगू भी वायरस से ही फैलता है। प्रोटोजोआ से मलेरिया फैलता है। प्रोटोजोआ से ही डायरिया, प्रोटोजोआ से ही कालाजार। और फंजाई रिंग वॉर्म, दाद के पीछे कारण है फंजाई कवक, और एथलीट्स फुट के पीछे कारण है फंजाई कवक। आप कहोगे सर मलेरिया मच्छर से फैलता है, लेकिन मच्छर का जो वाहक है ना, उसका जो वाहक है, मच्छर तो है किसके रूप में? प्रोटोजोआ के रूप में। ये आपसे पूछेगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये पहली कैटेगरी है जो आपको यहां पे ध्यान में रखनी होगी। आगे हम चलते हैं। दूसरा है कुछ महत्वपूर्ण विटामिन और उनके वैज्ञानिक नाम। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में, चाहे जीएस में हो या रीजनिंग में हो, विटामिन के साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो पूछे जा चुके हैं। इसलिए, और इनसे होने वाली बीमारियां, कौन कौन सी बीमारियां इनसे फैलती हैं, ये सभी आपसे पूछा जा चुका है। तो इसलिए मेरा ये दायित्व बना कि अभी तक जितने भी टाइप्स हुए हैं उन सभी टाइप्स के सवालों को मैं आपको यहां पे सॉल्व कराऊं। जैसे विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। विटामिन बी1 का है थायामीन, बी1 की कैटेगरी है भाई। विटामिन बी2 का है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का साइंटिफिक नाम नियासिन। बी7 का है बायोटिन। बी9 का है फॉलिक एसिड। बी12 का है कोबालमिन। विटामिन सी का जो नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। भाई साहब, ये चीजें जरूर जरूर याद कर लें। मेरे हिसाब से ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं करा रहा हूं,
जितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं सवाल बनने की, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहां पर सॉल्व करा रहा हूं। आगे चलते हैं बेटा। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी या कौन सी कमी से, महत्वपूर्ण विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग इंपॉर्टेंट है। अनगिनत बार, असंख्य बार ये आपसे पूछा जा चुका है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया, खून की कमी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ई की कमी से लेस्ट फर्टिलिटी, कम प्रजनन क्षमता, जो शरीर में प्रजनन क्षमता कम होती है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जिससे हेमोफीलिया नामक बीमारी हो सकती है। खून का थक्का नहीं जमेगा, ब्लड जहां से कट लग गया निकलता रहेगा। फिर है सम इंपॉर्टेंट यूनिट एंड देयर कन्वर्जन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई अपने आप में। कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स और इनके कन्वर्जन। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 फीट में 12 इंच, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर 2.54 होता है बेटा। 1 यार्ड 1 गज में 36 जो इंच है वो होते हैं हमारे पास। 1 यार्ड में 3 फीट यहाँ पे होते हैं और 1 स्क्वायर यार्ड में 9 स्क्वायर फीट होते हैं। देखो ये है यार्ड गज, वर्ग गज भी इसे मैं कह सकता हूं। इसे मैं वर्ग गज भी कह सकता हूं। 1 गज, तो 1 गज में हम कह सकते हैं कि 36 इंच भी होते हैं, 1 गज में 3 फीट भी होते हैं। और 1 गज की जब मैं यहां पे बात करता हूं तो 9 स्क्वायर फीट भी होता है। मान लीजिए आपके पिताजी ने 900 स्क्वायर फीट का कोई प्लॉट लिया। अब आप सोचेंगे कितने गज का है, उसे 9 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि वो स्क्वायर फीट होता है। 900 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 100 गज का वो प्लॉट होगा। बात समझ में आई भाई? नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1 एकड़ में 4840 स्क्वायर यार्ड होते हैं। इसे वर्ग गज कहूंगा मैं, वर्ग गज। स्क्वायर यार्ड, यार्ड स्क्वायर की जगह स्क्वायर यार्ड बेटर है। 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है। 1 मील में 5280 फीट होते हैं। 1 मील में 1760 गज भी होते हैं और 1 किले में 4840 वर्ग गज भी होते हैं। ये आपको डायमेंशंस पता होनी चाहिए। बेसिक डायमेंशंस है मेरे भाई। आप पटवारी वगैरह का एग्जाम देते हैं ना, वहां तो और विस्तार से बताया जाता है, लेकिन फिलहाल अगर आपको इतना भी पता है तो ये सफिशिएंट है। चलते हैं मेरे भाई नंबर 5, कुछ महत्वपूर्ण खेल और उनके खिलाड़ियों की संख्या। भाई खेल के अंदर कितने खिलाड़ी हैं ये भी हो सकता है कि क्रिकेट का संबंध 11 से है तो हैंडबॉल का संबंध किससे होगा, वॉलीबॉल का संबंध किससे होगा। आ जाएगा ना सवाल, पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो आज की क्लास आपकी इंफॉर्मेटिव है, जनरल नॉलेज की है, जीके में भी काम आएगी और ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं 11, हॉकी में भी 11, फुटबॉल में खिलाड़ी 11, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, बेसबॉल में 9, रग्बी में 15, वाटर पोलो में 7, हैंडबॉल में 7। खिलाड़ियों की संख्या पर आधारित सवाल आए हैं, फिर पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई ये संख्या आप ध्यान रख लीजिएगा। एग्जाम में चाहे आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, प्री का, कैटेगरी इन्हीं में से आएगी। उस टाइम याद करोगे कि हां सर आपने कराया था, उन्हीं कैटेगरी में से कोई ना कोई सवाल आपसे हूबहू यहां पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मेरे भाई, कुछ इंपॉर्टेंट खेल और उनकी ट्रॉफीज। खेल की जो ट्रॉफीज है वो कहां कहां किस किस से संबंधित है, तो ये भी जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो मेरे भाई यहां पे जब आप बात करते हैं ना फुटबॉल, हमारे देश में भी कुछ ट्रॉफी है और बाहर भी उनकी ट्रॉफी है। जैसे फुटबॉल का जो फेमस कप है वो डूरंड कप फुटबॉल के लिए है, कलिंगा कप भी फुटबॉल के लिए है, सीजर कप भी फुटबॉल के लिए है, रोवर्स कप भी फुटबॉल के लिए, फीफा ट्रॉफी भी फुटबॉल के, संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल के लिए, विक्टल ट्रॉफी भी फुटबॉल के लिए दी जाए। जैसे क्रिकेट में है ना वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप का है तो वो इधर भी है, लेकिन ये ट्रॉफीज के नाम हैं जो कप दिए जाते हैं, ये फुटबॉल के लिए है। क्रिकेट के लिए आप जानते हैं एशिया कप मैच होते हैं, नेहरू कप के लिए क्रिकेट मैच है, सीके नायडू ट्रॉफी भी क्रिकेट के लिए दी गई है, जीडी बिरला ट्रॉफी भी क्रिकेट के लिए है, रणजी ट्रॉफी आपने देखा होगा, रणजी का जो है मैच होता है वो क्रिकेट के लिए है, दुलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट के लिए है, बैडमिंटन के लिए मलेशियन ओपन है,
बैडमिंटन के लिए थॉमस कप है, बैडमिंटन के लिए उबेर कप है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये ट्रॉफी आपको ध्यान रखिए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये थोड़ा पूछा गया लेकिन फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए। हॉकी जो हमारा नेशनल गेम भी है, उसके लिए आगा खान कप है, स्टैनले कप भी हॉकी के लिए है, ध्यानचंद ट्रॉफी भी हॉकी के लिए है, डेविस कप भी जो है वो टेनिस के लिए है, और बुर्दवान कप जो है वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन के लिए है। इन ट्रॉफीज को जरूर आप ध्यान रखें मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, अगले पर नंबर 7 आ जाता है सम इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड देयर कैटेगरी। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और उनकी श्रेणी। उनकी क्या श्रेणी हो सकती है पुरस्कार की? सिविलियन अवार्ड नागरिक पुरस्कार जो है भारत रत्न एक नागरिक पुरस्कार है, सिविलियन में ही ये दिया जाता है। पद्म विभूषण भी एक सिविलियन अवार्ड है, नागरिकों को के लिए बनाया गया है। पद्म विभूषण है, सिविलियन है। पद्मश्री है, वो सिविलियन के लिए। लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न वो स्पोर्ट्स अवार्ड है, वो स्पोर्ट्स पर्सन को मिलेगा, होगा तो वो भी सिविलियन। सिविलियन तो कोई भी हो सकता है। आम नागरिकों के लिए कप है, लेकिन स्पोर्ट्स अवार्ड्स की जब मैं बात करूं, खेल पुरस्कार, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, स्पोर्ट्स अवार्ड, अर्जुन अवार्ड भी जो है स्ट्रांग है, स्पोर्ट्स अवार्ड है। उसके बाद मेरे भाई ध्यानचंद अवार्ड, जो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम जी से है, ध्यानचंद जी के नाम से है, वो स्पोर्ट्स अवार्ड है। ज्ञानपीठ अवार्ड, ये भी लिटरेरी अवार्ड है। साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये भी साहित्यिक पुरस्कार है। व्यास सम्मान भी साहित्य के लिए दिया जाता है। पद्म परमवीर चक्र ये सैन्य पुरस्कार है, मिलिट्री सेना ही इसको देगी। अशोक चक्र भी सैन्य पुरस्कार है। कीर्ति चक्र भी सैन्य पुरस्कार है। वीर चक्र सैन्य पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये फिल्म में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दिया जाता है। तो ये अवार्ड्स की कैटेगरी में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, बोरिंग नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ यहां सीख रहे हैं, और मेरे से बेहतर तो आप लोग ही जानते होंगे। लेकिन बेटा मैंने आप लोगों के लिए कैटेगरी बना दी है, क्यों न उन कैटेगरी से ये सवाल आपसे भविष्य में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं, नंबर 8, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। यानी हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उनके क्या हैं बेटा, लेखक हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने कौन सी किताब लिखी? विंग्स ऑफ फायर। अब किताब का नाम यही है, हिंदी में नहीं मिलेगा, नाम रख दिया तो रख दिया। बराक ओबामा ने लिखी है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखी चेंजिंग इंडिया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम। नेल्सन मंडेला की फेमस किताब है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। किताबें और भी होंगी, लेकिन जो फेमस किताबें हैं, कपिल देव ने लिखी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। मैरी कॉम ने लिखी अनब्रेकेबल। मिल्खा सिंह ने लिखी द रेस ऑफ माई लाइफ। पीटी उषा ने लिखी गोल्डन गर्ल। सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखित है प्लेइंग इट माई वे। ये ऑथर हैं जो फेमस ऑथर भी हैं। सानिया मिर्जा ने लिखी एस अगेंस्ट ऑड्स। सौरव गांगुली ने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। युवराज सिंह ने लिखी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अनुपम खेम द्वारा लिखित है लेसन लाइफ टॉट मी। माइकल जैक्सन की मून वॉक बड़ी फेमस किताब है। सोनू सूद ने है आई एम नो मसीहा। एल के अडवाणी माई कंट्री माई लाइफ। बाबा रामदेव ने लिखी माई लाइफ माई विशन। दलाई लामा द्वारा लिखित फ्रीडम इन एग्जाइल। महात्मा गांधी ने लिखा माई स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। स्टीफन हॉकिंग ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि फेमस साइंटिस्ट रहे हैं। भगत सिंह ने लिखी है वाई आई एम एथीस्ट। ये भगत सिंह द्वारा लिखित किताब है। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां एवं दिन जो आपको पता होने चाहिए। इनमें से जीके में भी सवाल आया है, तो भाई रीजनिंग में भी आया है। और मैं कह रहा हूं रीजनिंग तो सभी सब्जेक्ट्स का समावेश है, कहीं से भी कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस है। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे है। 25 जनवरी नेशनल वाटर डे है। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे है। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे है। यूं तो रोज कोई ना कोई दिन है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट आपके लिए लिख दी हैं। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अनेक बार आ चुका है। और ये भी 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, पता होना चाहिए। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। इंडिया में भी अब इसकी खास महत्व है क्योंकि ये बीमारी फैल रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कैंसर वाला जो दिवस है, एड्स वाला जो दिवस है, वोटर जो दिवस है, ये आपको पता होने चाहिए। आर्मी वाला जो है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे।
22 अप्रैल को इंटरनेशनल अर्थ डे, जिसमें आपको लाइट बंद करने के लिए भी गुजारिश की जाती है। 8 मई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, याद होना चाहिए। इंटरनेशनल योगा डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो पता होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स डे ऑफ इंडिया 29 जून। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये भी आपको पता जो है वो होना चाहिए। 14 सितंबर हिंदी दिवस, बच्चा बच्चा जानता है हिंदी हमारी मातृभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं ध्यान है तो भाई पता होना चाहिए। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे, अब 5 सितंबर मत बोलना, वो भारत में है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल्स डे, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, पता होना चाहिए आपको। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, अनेक बार आ चुका है। 4 दिसंबर को इंडियन नेशनल नेवी डे, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे, इंपॉर्टेंट। 11 दिसंबर यूनिसेफ डे, 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे और 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे। यानी ये दिवस भी आप याद रखें, एग्जाम में सवाल यहां से आपसे पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट मेरे भाई हम आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानियां। देखो, देशों की, सभी देशों की राजधानी आप याद नहीं रख सकते, लेकिन जितनों की भी याद रखें वो आपके लिए बेहतर होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि इन सभी देशों की राजधानी जो मैं करा रहा हूं आप ध्यान रखें। भारत के जितने स्टेट्स हैं उनकी तो सबकी आपको पता होनी चाहिए, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, सभी की राजधानी आपको पता हो। लेकिन देश मैंने वही छाटे हैं जो प्रीवियसली आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जो पूछे जा चुके हैं वो ये है, देखो, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया, स्पेलिंग में AL का ही फर्क है, लेकिन राजधानी और देश अलग अलग ही हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबेरा है, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वो वियना है, बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है, भूटान की राजधानी जो है वो थिम्पू है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, इराक की राजधानी बगदाद है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। अनेकों बार डेनमार्क, कोपेनहेगन और ये इराक और इनकी राजधानी और इस खासकर एशियन कंट्री की राजधानी आपसे पूछी जा चुकी है। तो ये लाडले बच्चों, आपको सारी चीजें बड़े प्यार से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है, पोर्चुगल की जो राजधानी है वो लिस्बन है, श्रीलंका की जो राजधानी है वो कोलंबो है, USA की जो राजधानी है वो वाशिंगटन है, कनाडा की राजधानी जो है ओटावा है, स्पेन की जो राजधानी है वो मैड्रिड है, ग्रीस की राजधानी जो है वो एथेंस है, चाइना की राजधानी बीजिंग है, ईरान की राजधानी तेहरान है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। तो मैंने इसमें एशियन कंट्रीज तो डाली भी हैं, साथ साथ यूरोपियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्रीज भी जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। अगर वो GS में भी कोई सवाल ऐसा आया तो रीजनिंग में भी वो आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि राजधानी रीजनिंग में दे रखी है, ऑप्शन से पता लग गया और वही आपसे साइंस में ही पूछ लिया है, तो रीजनिंग का सवाल आपकी GK में भी आपको नजर आ सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, म्यांमार की राजधानी है नाई पाई टाओ, नेपाल की काठमांडू, केन्या की नैरोबी, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, रशिया की मॉस्को, जापान की राजधानी है टोक्यो, इटली की है रोम, इजिप्ट की है कायरो, फ्रांस की है पेरिस और इंडिया की है दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। क्यूबा की राजधानी हवाना है, नॉर्वे की ओस्लो है, थाईलैंड की बैंकॉक है और यूके की राजधानी, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। राजधानियां इतनी भी आप याद कर लें, देखो मैंने ज्यादा नहीं दिया आपको, ये 20-25 राजधानी भी आप याद कर लें तो एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि विश्व के सभी देशों की राजधानी आप याद करें, इतने एग्जाम में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में, चाहे ये स्टेट एग्जाम में आए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में आए हैं, रेलवे के एग्जाम में आए हैं, ये सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है भाई। हमने एफर्ट्स करके ये कैटेगरी बनाई है, तो भाई आपका भी दायित्व हो कि आप इनको अच्छे से कर पाए। नंबर 11 पर आ जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण राज्य और उनकी राजधानियां। यानी राज्य और राजधानियां, तो भारत में सभी राज्य राजधानियां, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी भी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, कर्नाटक की बेंगलुरु है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, आसाम की राजधानी जो है वो दिसपुर है, ठीक है।
नेक्स्ट मेरे भाई आगे चलते हैं राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मेघालय के लिए शिलोंग, आंध्र प्रदेश की अमरावती, बिहार के लिए पटना, सिक्किम गैंगटॉक, केरला तिरुवनंतपुरम, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता और तेलंगाना की हैदराबाद। आगे चलते हैं नंबर 12। कुछ महत्वपूर्ण, देखो मैंने सारे तो नहीं कराए हैं लेकिन आपको सारे पता होने चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी मुद्राएं, जैसे इंडिया, भारत की जो मुद्रा है वो रुपी है, रुपया है, जिसका सिंबल भी अब ये बन गया है। अर्जेंटीना की पैसो है, चाइना की युआन है, इराक की दिनार है, कुवैत की भी दिनार है, थाईलैंड की भात है, बांग्लादेश की टका है, ग्रीस की ड्रैचमा है। ठीक है, ये राजधानी है ग्रीस की। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जापान की जो मुद्रा है, करेंसी, वो येन है। यूके, यूनाइटेड किंगडम में पाउंड चलता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दिरहम है। म्यांमार, राजधानी मुद्रा म्यांमार की मुद्रा कयात है। ईरान की मुद्रा रियाल है। कोरिया की मुद्रा वॉन है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डॉलर चलता है। तुर्की में लीरा, स्पेन में यूरो और नीदरलैंड में भी चलता है यूरो। यानी ये जो करेंसीज हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। रशिया में चलता है रूबल, स्वीडन में चलता है क्रोना, वो कोरोना नहीं है, कोविड, वो यहां करेंसी का नाम, और जर्मनी की है बेटा मार्क। तो ये राजधानियां और करेंसी भी अगर आप याद रख लें तो एनफ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप कहोगे सर याद कैसे होगा? इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल और कैरेविल पर, दोनों पर मैं डाल दूंगा। मेरा टेलीग्राम पर चैनल है तो अरुण सर रीजनिंग, जिसमें 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो, वहां आपको मिलेगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप उस पीडीएफ से ये डाउनलोड कर लें। मैं स्टूडेंट की कॉपी भी वहां डाल दूंगा और वहां पे आपको ये मिल जाएगा। तो पीडीएफ से आपका जो काम है वो बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अनेक बार रीड करो। क्या करो, इनको कटिंग करके ना सामने लगा दो। रात को सोते टाइम एक बार नजर डाल दो, 20 मिनट लगेंगी। सोते टाइम फिर पढ़ लो, रोज सोते टाइम फिर पढ़ लो। स्क्वायर क्यूब भी तो ऐसे ही याद होंगी, टेबल्स भी तो ऐसे ही याद होंगी। जब रोज नजरों के सामने चीजें रहेंगी तो वो ध्यान ऑटोमेटिकली आएगा और आपको याद भी हो जाएगा, समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट मेरे भाई आगे चलते हैं लाडले बच्चों। नंबर 13 पर हम आ जाते हैं और 13 नंबर क्या कह रहा है? 13 नंबर में कहा गया कुछ महत्वपूर्ण उपकरण एवं उनके माप। मतलब उपकरण क्या क्या मापते हैं, यह इंपॉर्टेंट कैटेगरी है भाई। आपसे सवाल आया ही आया है इसमें से। ठीक है, जैसे मान लो सीजीएल का एग्जाम है तो मैं ये नहीं कह रहा सभी सेट में आया है, किसी न किसी सेट में इसमें किसी न किसी टाइप में आया ही होगा ये वाला। बाकी भी पूछे ही जा रहे हैं तो इसलिए वो इनमें से पूछेगा। तो एग्जामिनर क्या क्या आपके सामने चैलेंज रख सकता है, चुनौतियां, वो मैंने सामने रख दी है। जैसे मेरे भाई बैरोमीटर जो मापता है प्रेशर, दबाव, कौन सा? वायु, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब, ये मापता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्मोमीटर मापता है टेम्परेचर, तापमान। आप जानते हैं भाई तापमान का माप करने के लिए क्या होता है? थर्मोमीटर होता है। तो बच्चा बच्चा जानता है, मुझे लगता है इसमें किसी को समस्या होगी। हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता भी कहते हैं। ह्यूमिडिटी, हुमस, नमी, ये वायुमंडल के अंदर कितनी नमी है, हाइग्रोमीटर मापता है। एमीटर जो मापता है वो करंट, विद्युत धारा को मापता है। सिस्मोग्राफ मापता है अर्थक्वेक, भूकंप को। एनीमोमीटर मापता है पवन की गति को। और बैलेंस तराजू या संतुलन जिसे कहते हैं तराजू, वो मापता है द्रव्यमान, मास की वेट कितना है, आधे किलो, 1 किलो, 2 किलो। वजन मापने के लिए तराजू का इस्तेमाल हम करते हैं। नंबर 14 टेसोमीटर मापता है स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है तनाव, जैसे गिटार का तार है वो स्ट्रेन होता है, उसमें तनाव होता है। उसमें कितना स्ट्रेन है, कितना प्रेशर, वो दाब है, वो टेसोमीटर के माध्यम से मापा जाता है।
स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मापा जाता है। यहां पे जो मशीन बांधते हैं, स्ट्रैप बांधते हैं और फिर उसमें प्रेशर क्रिएट करते हैं पंप दबा के, वो जो इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर, पता होना चाहिए। ऑडोमीटर या स्पीडोमीटर से आप स्पीड मापते हैं, स्केल से आप लेंथ मापते हैं, स्क्रू गेज से, पेंच गेज से आप थिकनेस, मोटाई, जैसे इसकी मोटाई कितनी है स्क्रू गेज में रख के सेट करते हैं और जो मीटर में वहां शो करता है वो उसकी मोटाई को मापने के लिए स्क्रू गेज का इस्तेमाल किया जाता है। आइए मेरे भाई चलते हैं नंबर 14 पर। कुछ महत्वपूर्ण मात्राएं और उनकी इकाइयां, यानी जैसे लंबाई है, इसको किस चीज में मापे, मापे के लिए तो अनेक इकाइयां हैं। तो मैंने एक एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने यहां रख दिया कि लेंथ, लंबाई को मापा जाता है मीटर में, मास द्रव्यमान को किलोग्राम में, एनर्जी ऊर्जा को जूल में, एंगल कोण को रेडियंस में, वर्क कार्य को जूल में, एरिया क्षेत्रफल को हेक्टेयर में, ल्यूमिनोसिटी चमक को कैंडेला में, टाइम समय को सेकंड में, रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो होता है उसको ओम में मापा जाता है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है तो ये सब चीजें आप लोगों ने अच्छे से पहले पढ़ी होंगी। सवाल ये कि अब भूल गए। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ये कहे कि सर हमने फिजिक्स नहीं पढ़ी, सभी ने पढ़ी है। तो ये चीजें वापस आपको इसी अंदाज में यहां पर पूछी गई हैं। नेक्स्ट आगे पावर, शक्ति, पावर वाट को मापा जाता है वॉट में। करंट, विद्युत धारा को एम्पियर में, देखो मापने के लिए तो था एमीटर, लेकिन इसे एम्पियर में कि कितने एम्पियर का करंट आ रहा है। टेम्परेचर, तापमान को मापा जाता है डिग्री में। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है टेस्ला में। अब जो टेस्ला एलन मस्क ने गाड़ी निकाली हुई है वो टेस्ला इकाई है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड को मापने की। फोर्स को मापा जाता है न्यूटन में। वॉल्यूम, आयतन को मापा जाता है लीटर में। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर वांतर को मापा जाता है वोल्ट में। प्रेशर, दबाव को मापा जाता है पास्कल में। जब आप टायर प्रेशर में हवा भरते हैं ना, टायर में प्रेशर से हवा भरते हैं तो कितना प्रेशर गया है वो पास्कल में मापता है। कंडक्टिविटी, चालकता को मापा जाता, महो उल्टा कर रखा है, ओम का उल्टा MHO, महो को मापा जाता है। अब आप देखें ना, ये ओम है। प्रतिरोध मतलब इसके अंदर रुकावट कितनी है वो तो ओम में मापता है, और इसके अंदर चालकता कितनी है, कंडक्टिविटी कितनी, उसको महो उल्टा कर रखा है, क्योंकि दोनों चीजें अपोजिट है, एक रुकता है एक धकेलता है। ऐसे याद रख सकते हैं। नंबर 15, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके समूह। सम इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल एंड देयर ग्रुप। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके समूह, जैसे कैटल, पशु, पशुओं के ग्रुप को क्या कहते हैं, झुंड कहते हैं, हर्ड कहते हैं। मधुमक्खी के समूह को, झुंड को स्वाम कहते हैं, झुंड ही कहा जाता है। अंगूर के गुच्छा कहलाता है जब अंगूर ढेर सारे हों। सोल्जर के, सैनिक के समूह को आर्मी, सेना कहा जाता है। प्लेयर, खिलाड़ियों के समूह को टीम कहा जाता है। मिनिस्टर, मंत्री के समूह को काउंसिल या कैबिनेट, परिषद या मंत्रिमंडल कहा जाता है। पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों के समूह को कारवा कहा जाता है, जत्था कहा जाता है। टर्माइट्स, दीमक के समूह को कॉलोनी, बाम्बी कहा जाता है, बाम्बी, दीमक की बाम्बी होती है। तो ये उनके महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके ये समूह कहलाते हैं, उनके ग्रुप्स कहलाते हैं। शीप, भेड़ के समूह को फ्लॉक, झुंड कहते हैं। फ्लॉक नाम है अंग्रेजी में, हिंदी में तो झुंड ही बोला जाता है। राइडर, जो काफिला निकलता है ना गाड़ियों का, कारों का, जो राइडर्स होते हैं उनको कहते हैं कैवलकेड, जिसे काफिला, कि काफिला चल रहा है गाड़ियों का, काफिला चल रहा है मोटरसाइकिलों का। सिंगर्स जो होते हैं उनके समूह को कोरस कहते हैं। जब कई सिंगर एक साथ होते हैं उन्हें कोरस कहा जाता है। फिश, मछली के समूह को शोल कहते हैं। राइटर, विद्रोही को अनियंत्रित भीड़, अनियंत्रित भीड़ कहते हैं, इन्हें मॉब कहा जाता है, अनियंत्रित भीड़ कहा जाता है। म्यूजिशियन के समूह को, संगीतकार के समूह को बैंड कहते हैं। जब आप अपनी शादी में कहते हैं ना भाई बैंड बाजा बुक करने जा रहा हूं, वो बैंड बाजा बैंड क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें म्यूजिशियंस होते हैं, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई फ्लूट बजा रहा है, ठीक है बेटा, कोई वो झुंझुने बजा रहा है, तो वो बैंड है। उसमें कोई ना कोई व्यक्ति, हर एक का अपना काम निर्धारित है, उसी को यहाँ पे बैंड का नाम दिया जाता है। गीज और गैगल, ये जो हंस होते हैं, जो समूह पक्षी होते हैं, उनके समूह को गैगल कहते हैं। माल के समूह को स्टॉक कहते हैं। फ्लावर के समूह को बुके कहते हैं, और आदमी के समूह को क्राउड, भीड़ कहते हैं। अच्छा, मॉब भी भीड़ होती है, लेकिन मॉब जो है वो अनियंत्रित भीड़ है। ये रहा मॉब, अनियंत्रित भीड़। और क्राउड वैसे ही भीड़, जैसे मान लीजिएगा कि अभी दशहरा पर, दिवाली पर क्राउड है मार्केट्स के अंदर,
मार्केट के अंदर भीड़ है, लेकिन यही भीड़ अगर अनियंत्रित हो जाए, नियंत्रण ना रहे, तो ये दंगा फसाद हो जाएगा। तो इसलिए विद्रोही के समूह को मॉब कहा जाता है। आर्टिस्ट, कलाकार के समूह को मंडली कहते हैं। कि भाई कलाकार की मंडली कहां गई, समूह कहा गया कलाकारों का, ट्रूप। नोमैड्स, अस्थिरवासी, जो घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ बंजारे लोग होते हैं, उनके समूह को कहा जाता है होड़, गिरोह। रॉबर्स, लुटेरे के समूह को गैंग, गिरोह कहते हैं। प्यूपिल, छात्र के समूह को क्लास, कक्षा कहते हैं। चिकन, जो चूजे होते हैं, उनके समूह को ब्रूड कहा जाता है। ड्रॉर, दराज के समूह को चेस्ट, संदूक कहते हैं। आप कहोगे सर अलमीरा, हाँ जी वो भी बोल सकते हैं, लेकिन दराज यहां पे दिखाई दिया तो उन्हें कहा जाता है वो संदूक। चले भाई आगे, आगे चलने की इजाजत है। यहां तक कि एकदम क्लैरिटी सभी को, किसी भाई को समस्या, दिक्कत, परेशानी याद जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं नंबर 16 पर। कुछ महत्वपूर्ण जानवर और उनके बच्चे। कहा गया है कि कुछ महत्वपूर्ण जानवर हैं और उनके बच्चों को हम किस नाम से जानते हैं। यंग वंस, एनिमल एंड देयर यंग वंस, ये सवाल इनमें से आ चुके हैं। जहां जहां एग्जामिनर दिमाग लगा के आपसे सवाल पूछेगा ना, मैंने पहले ही वहां आप लोगों के लिए कैटेगरी तैयार कर रखी है कि एग्जामिनर जहां सोचेगा उससे पहले हमारे बच्चे इसका आंसर बड़े अच्छे से दे देंगे। जैसे गाय, गाय के यंग वन को क्या कहते हैं, बछेड़ा कहते हैं, बछड़ा कहते हैं। भालू का जो छोटा बच्चा होता है उसे अंग्रेजी में कब शावक कहा जाता है। शेर का बच्चा भी कब शावक, बिल्ली का बच्चा भी कब जो है वो शावक कहलाता है। हॉर्स जो है घोड़ा, हॉर्स घोड़ा, घोड़े का जो बच्चा होता है उसको या तो कोल्ट या फिली या फॉल कहते हैं। कोल्ट, फिली और फॉल अलग अलग शब्द ये घोड़े के बच्चे के लिए इस्तेमाल होता है। बत्तख के बच्चे को डकलिंग कहा जाता है, बत्तख का बच्चा। बटरफ्लाई का जो छोटा बटरफ्लाई होता है उसे कैटरपिलर कहते हैं। डॉग जो है उसके छोटे बच्चे को पप्पी कहते हैं, पिल्ला बोलते हैं ना भाई, पिल्ला, कई जगह पिलूरा बोल देते हैं, पिल्ला बोल देते हैं। कॉकरोच के छोटे बच्चे को निम्फ कहा जाता है, ये पूछा गया निम्फ, निम्फ ये वाला मुझे ध्यान है। और मुर्गी के बच्चे को चिक कहते हैं, चूजा कहते हैं। उसके बाद भाई लॉयन, टाइगर, शेर, बाघ के बच्चों को कब, और अगर मैं यहां पे बात करूं बिल्ली, कैट, तो सब कब ही कहते हैं, क्योंकि एक ही परिवार से संबंध रखते हैं ये कैट। इनके बच्चे को भी कब शावक कहते हैं। शीप, भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। स्टैग, डियर, हिरण के बच्चे को फॉन कहा जाता है। कैट, बिल्ली के बच्चे को किटन, बिल्ली का बच्चा कहते हैं। अच्छा, कैट आ गया है, कैट के लिए शब्द है तो हम यहां पे इसे हटा देंगे। कैट के लिए बेहतर शब्द है, बिल्कुल सही बात है, उसे किटन कहा जाएगा। आदमी के यंग वन को चाइल्ड कहते हैं, इंसेक्ट को लार्वा, फ्रॉग को टैडपोल, स्वैन, हंस के यंग वन को सिग्नेट कहा जाता है। ये रिलेशन आपको यहां पता होने चाहिए। चलो भाई, रिलेशन नंबर 16 के बाद चलते हैं नंबर 17 की ओर। नंबर 17 में हमने जो कैटेगरी बनाई वो मेल फीमेल या चेंज द जेंडर, जो अमूमन पूछे गए हैं। मैं ये नहीं कहता आपको नहीं आते होंगे, लेकिन इसमें कुछ शब्द टेक्निकल होंगे जो शायद आप जानकारी ना रखते हो। हॉर्स और मेयर, डॉग और बिच, ड्रॉन और बी, नर मधुमक्खी, मादा मधुमक्खी। कोल्ट और फिली, बछेड़ा बछेड़ी। फॉक्स और विक्सन, हिंदी में तो नर और मादा लगाते, जैसे नर मधुमक्खी, मादा मधुमक्खी, तो यहां नर लोमड़ी और मादा लोमड़ी, फॉक्स और विक्सन अलग अलग शब्द है। नेफ्यू और नीस, ब्रदर और सिस्टर, मास्टर और मिस्ट्रेस, मालिक और मालकिन। बुल और काउ, बैल और गाय। स्टैग और डो, जिसे कहा जाता है जैसे मेल, नर हिरण और मादा हिरण भी हम इसे कह सकते हैं। बुलक, हीफर, बछड़ा बछिया भी कह सकते हैं, बैल है तो बछड़ा भी कह सकते हैं, बछिया। ड्रेक और डक, आपने यहां पे देखा होगा, एक और यहां पे आपको नजर आया था, यहां पे दिया गया है ड्रेक और डक, ये मेल फीमेल जो है बत्तख होती है उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। और सन, डॉटर, विजर्ड और विच, ट्यूटर और गवर्नेस। कॉक, हेन, जैसे पीकॉक और पी हेन, मोर मोरनी के लिए शब्द इस्तेमाल होता है। लॉयन और लॉयनेस, गैंडर और गूज। नेक्स्ट आगे,
बैचलर और स्पिंस्टर, कई बार शब्द पूछा गया है। लॉर्ड और लेडी, मॉन्क और नन, ये अगला कॉमन रिलेशनशिप आपको नजर आया। चलते हैं नंबर 18 पे, सम इंपॉर्टेंट एनिमल्स एंड देयर मूवमेंट्स। देखो एनिमल्स की मूवमेंट अनेक बार पूछी गई है। गतिविधि मतलब वो चाल कैसी है, हर एक एनिमल की ना एक अलग चाल होती है, ठीक है। तो वो जो एनिमल्स की साउंड हो गई, एनिमल्स का ड्विलिंग प्लेस, निवास स्थान हो गया, या एनिमल्स की मूवमेंट हो गई, ये तभी जो है ये पहले प्रीवियस एग्जाम में आ चुकी है। एक बार पढ़ेंगे ना तो एग्जाम में आपको ध्यान आ जाएगा। डक, बत्तख जो चलती है उसकी मूवमेंट को वैडल बोलते हैं, डोलना, बत्तख की चाल। बर्ड, फ्लाई, बर्ड की मूवमेंट फ्लाई होती है। आउल भी एक बर्ड है लेकिन उसकी मूवमेंट को फ्लिट कहते हैं, फ्लिट। एलिफेंट की मूवमेंट को एम्बल कहा जाता है, वो टहलता है, आराम से चलता है, उसे एम्बल कहते हैं। लॉयन की जो मूवमेंट है वो प्राउल है, घूमना, तलाशी करना, ये प्राउल उसकी मूवमेंट है, लॉयन। कॉक की है जो स्ट्रट, अकड़ कर चलना, इठलाना, स्ट्रट, मुर्गा देखा ना कैसे चलता है, वो अकड़ कर चलता है, इसलिए स्ट्रट उसे कहा जाता है, ये मूवमेंट कहलाती है कॉक की। उसके बाद बियर, भालू की मूवमेंट को लंबर काट कहा जाता है। हॉर्स, घोड़ा, उसकी मूवमेंट को गैलप कहा जाता है। सरपट दौड़ा, सरपट दौड़ा, जो घोड़ा होता है तो मूवमेंट को क्या बोलते हैं, सरपट दौड़ रहा है, तो इसकी मूवमेंट को कहा जाता है गैलप। आगे माउस, चूहे की मूवमेंट को स्कैम्पर, भगदड़ मचना कहते हैं। ईगल, गरुड़ की मूवमेंट को सूप, झपट्टा मारना। डंकी, गधे की मूवमेंट को ट्रॉट। लैम्ब जो है वो फ्रिस्क, उछल कूद करता है, मेमना। और रैबिट की मूवमेंट को लीप कहते हैं, यानी छलांग लगाता हुआ जो है वो रैबिट चलता है, तो इसकी मूवमेंट को लीप नाम दिया जाता था। तो ये है एनिमल्स, जानवर, और उनकी साउंड को क्या नाम दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है भाई, सवाल कोई ना कोई इसमें से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते मेरे भाई, नंबर 19, कुछ महत्वपूर्ण जानवर, चीजें और उनकी ध्वनियां। जैसे मैं कहूं लॉयन, जो आवाज निकालता है, शेर को बोलते हैं रोर, दहाड़। डंकी, गधे को बोलते हैं बे, हिंदी में बोलते हैं ढेचू ढेचू करना। हॉर्स, घोड़ा, नी, हिन हिनाना। माइस, चूहा, स्क्वीक, ऐसे होते हैं जैसे चीख निकल रही इनकी, इनकी ऐसी साउंड होती है। कैमल, ऊंट जो होता है उसे ग्रंट कहते हैं, उसकी साउंड को, घुरघुर करना। कॉक, मुर्गा जो होता है वो क्रो, बांग देना। क्रो, कौआ, उसकी मूवमेंट को कहते हैं काव, काव काव करना। बेल्स, घंटी की मूवमेंट को कहते हैं चाइम, झनकार। बेल्स जो साउंड होती उसकी साउंड को ये नाम दिया गया है। थंडर, जब तूफान आता है तो गर्जना होती है रोरिंग साउंड के साथ, उसे रोर कहा जाता है। फ्रॉग, मेंढक की साउंड को क्रॉक, कर्कश कहते हैं। स्नेक की जो साउंड होती है वो हिस, फुंकार मारता है वो। कैट, बिल्ली की साउंड को म्यू, म्याऊ कहा जाता है। एलिफेंट, हाथी की साउंड को ट्रम्पेट, चिंघाड़ा कहा जाता है, चिंघाड़ता है हाथी। आउल, उल्लू की जो साउंड होती है वो हूट होती है। डक, बत्तख की साउंड को क्वैक क्वैक कहते हैं। ड्रम जो ढोल होता है उसको बोलते हैं बीट, ढोल की बीट पर डांस किया हमने, ढोल बजता है। लीव्स, पत्तियां की साउंड को रसल, सरसराहट बोला जाता है। और गोट, बकरी को बोलते हैं ब्लीट, ब्लीट होता है मिमियाना, जैसे कहते हैं कि बकरी मिमियाती है तो मिमियाना साउंड। नेक्स्ट, जैकल जो गीदड़ होता है वो हाउल, भबकी साउंड होती है, हाउल। मंकी, बंदर की साउंड को गिबर कहा जाता है। पैरो, चिड़िया, चिर्प, चहचहाट। हैन, मुर्गी की साउंड को कैकल, कुड़कुड़ाना, घेमे करना, ये कैकल साउंड। क्वाइंस, जो सिक्के होती है उनमें खनक होती है, टनटनाहट होती है, जिंगल साउंड होता है। रेन, जब बारिश गिरती है उसकी आवाज को पटपटाहट, पैटर, रेन स्पैटर। तो ये रेन की साउंड को नाम यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई आगे नंबर 20 पे, कुछ महत्वपूर्ण चीजें और उनका वर्ग। यानी चीजों का जो वर्ग हो सकता है वो क्या हो सकता है, यानी कौन सी वस्तु किस वर्ग से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, आ चुका है पहले, इसमें से अनेक बार सवाल आए हैं। एक बार फटाफट से इनके रिलेशंस को देख लीजिए। लिजर्ड, छिपकली जो है वो रेप्टाइल समूह से है, सरीसृप से है। मैन, मनुष्य जो है वो मैमल है, स्तनपाई है। ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग जो है वो बर्ड, पक्षी समूह से है। ऑस्ट्रिच सबसे लार्जेस्ट पक्षी है, फ्लाइटलेस बर्ड होता है, उड़ नहीं सकता। फ्रॉग, मेंढक जो है वो एम्फीबियन है, उभयचर है। चेयर, कुर्सी जो है वो फर्नीचर का हिस्सा है। बटरफ्लाई इंसेक्ट है, कीट है। सांप जो है वो भी रेप्टाइल है, रेंग कर चलने वाले सारे के सारे रेप्टाइल है। फिर पेन जो है वो स्टेशनरी का हिस्सा है, पेन।
किसका हिस्सा है? स्टेशनरी का। कप जो है वो क्रॉकरी का हिस्सा है, कप प्लेट वगैरह सब क्रॉकरी में जाएंगे। वेल एक मछली है, लेकिन उसे फिश की बजाय हम मैमल कैटेगरी में रखते हैं। रैट जो है वो रोडेंट है, कृदंक है। कर्टेन्स हो गए, रेड हो गया, हैमस्टर हो गए, ये सब क्या है? रोडेंट कैटेगरी के हैं। कर्टेन हो गया, ये ड्रैपरी, चिलमन। एक फेमस सी कविता थी, चिलमन उठा के देखो महफिल में कौन आया, तो पर्दे की ही बात कर रहा है। शर्ट जो होता है वो गारमेंट है, परिधान है, पोशाक है। अगली कैटेगरी पर मेरे भाई चलते हैं। अगली कैटेगरी हमारे पास है सम इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल एंड देयर ड्वेलिंग प्लेस। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका निवास, जैसे डॉग कुत्ता रहता है कैनल, कुत्ते घर में। बी मधुमक्खी रहती है हाइव, छत्ते में। ईगल रहता है आयरी में। जो ईगल रहता है ना बहुत ऊंचाई पर पहाड़ पे वो घोंसला बनाता है, उसे आयरी कहा जाता है। लॉयन जो रहता है वो डेन, गुफा में रहता है। सुअर जो रहता है उसे शूकरशाला, स्टाई कहा जाता है। एस्किमो जो रहते हैं वो इग्लू में रहते हैं, जो बर्फ में घर बनाते हैं। नाइट जो होती है वो मैंशन, हवेली में रहती है। ठीक है। और हवेली में जो है ये सब हम राजा महाराजा इनके लिए क्या बोलते हैं? पैलेस या हवेली। नन जो मठवासिनी होते हैं वो कॉन्वेंट में रहते हैं, नन रहते हैं कॉन्वेंट में। किंग रहता है पैलेस में। बर्ड चिड़िया रहते हैं, पक्षी रहते हैं। बर्ड जो है, पक्षी जो रहते हैं वो रहते हैं घोंसले में। बर्ड होता है पक्षी। पक्षी जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं भाई? घोंसले में। हेयर खरगोश रहता है बरो, मांद में। माउस चूहा रहता है होल बिल में। मकड़ी स्पाइडर रहती है जाले के अंदर, जाला बुनकर रहती है। जिप्सी जो होती है वो कारवा में होते हैं। जिप्सी को क्या बताऊं बेटा, जादूगर नहीं समझ लो आप। ठीक है, जिप्सी जिसे बोला जाता है। लुनैटिक पागल को रखा जाता है असाइलम में, पागल खाने में। पेजेंट किसान, कोटेज कुटिया। अब किसान को तो कुटिया से ऐसा जोड़ दिया है ना कि कुटिया से वो बाहर आएगा नहीं पता कि आजकल किसान महलों में रहते हैं, पर शब्द दिया गया था एग्जाम में तो ये आपको चूज करना था। काऊ है जो गाय रहती है वो बायरी या पेन कहा जाता है, बायर। घोड़ा रहता है वो अस्तबल में रहता है। और आउल उल्लू जो रहता है वो बार्न, खेत खलिहान के अंदर उसे बार्न कहा जाता है। ये उल्लू के अंदर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं बेटा। कन्विक्ट, दोषी, यानी जिसे सजा मिली है, दोषी वो रहता है प्रिजन में, जेल में। किंग राजा रहता है पैलेस, महल में। मॉन्क भिक्षु रहता है मोनेस्ट्री, मठ में। सोल्जर रहता है बैरक में। जो सैनिक हमारे रहते हैं ना हमारे देश के अंदर, रहने के लिए उन्हें बैरक कहा जाता है। जैसे आपके अंदर भी वहां आर्मी का एरिया होगा, कैंट एरिया होगा, लेकिन जहां रहने की व्यवस्था की गई है उसे बैरक कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला रिलेशन, और ये देखो सारे रिलेशन मैंने ऑलमोस्ट यहां पे कवर किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानवर या चीजें, वस्तु और उनके रखने के स्थान, जैसे कार जो होती है ना वो गैराज पे पार्क की जाती है। एरोप्लेन, एरोप्लेन आपको लगेगा एयरपोर्ट, शब्द एयरपोर्ट दे रखा था, हवाई अड्डा, और वो गलत है। आपने सुना ही नहीं, हैंगार भी कोई शब्द होता है। हवाई जहाज को जो खड़े करते हैं, ले जाके पार्क करते हैं, उसे हैंगार कहा जाता है। एनिमल्स, पशु जो रहते हैं वो जू, चिड़ियाघर में रहते हैं। ग्रेन्स, अनाज रखा जाता है ग्रेनरी, भंडार में। मेडिसिन, औषधि जो है डिस्पेंसरी, औषधालय में आपको मिलती है, मेडिकल स्टोर भी बोलते हैं लेकिन डिस्पेंसरी उसके लिए उचित शब्द। बीज को रखा जाता है एपायरी, मधुशाला में। और जो कपड़े हैं, क्लोथ्स को, उनको वार्डरोब, एल्मिरा में रखा जाता है। गन, बंदूक जो होती है, शस्त्रशाला, आर्मरी, उसे शस्त्रशाला में रखा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते, पेशेंट को हॉस्पिटल में रखा जाता है। बर्ड को एवियरी, बाड़ा या पक्षीशाला कहा जाता है। फिश को कहा जाता है, रखा जाता है एक्वेरियम में, जो आप घर में रखते हैं एक्वेरियम, तो फिश के रखने के लिए एक्वेरियम होता है। और वाइन, शराब रखी जाती है, वाइन सेलार, शराब का तहखाना कहलाता है, सेलार, वाइन सेलार उसे बोला जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। कुछ महत्वपूर्ण खेल और उनके खेलने के स्थान, इंपॉर्टेंट है भाई कि कौन सा खेल कहां खेला जाता है। इंडोर आउटडोर गेम्स के बीच में भी जो है वो पहचान आपको क्लियर होनी चाहिए। बैडमिंटन का जो खेल है वो कोर्ट में खेला जाता है, वो कोर्ट नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, न्यायालय, वो न्यायालय नहीं है, ये कोर्ट है, उसको कोर्ट बोला जाता है बैडमिंटन जो आप खेलते हैं। बॉक्सिंग के लिए होता है रिंग, अखाड़ा। हॉकी के लिए होता है ग्राउंड और मैदान। रेस, दौड़ लगाई जाती है ट्रैक के ऊपर। एथलेटिक्स जो होते हैं वो स्टेडियम के अंदर परफॉर्म करते हैं या स्थान है उनका। स्केटिंग जो आप करते हैं, स्केटिंग, उसे रिंक बोला जाता है। एक है रिंग
और एक है रिंग, एक अखाड़ा है, समझिएगा। उसके बाद टेनिस जो खेलते हैं उसे कोर्ट कहा जाता है, बैडमिंटन को भी कोर्ट ही कहा जाता है। एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं जिम्नाजियम में, व्यायामशाला जिसे जिम कहा जाता है, जिम शॉर्ट में बोलते हैं, पूरा नाम है जिम्नाजियम। क्रिकेट जो खेला जाता है वो पिच मैदान पे खेला जाता है। रेसलिंग कुश्ती जो लड़ी जाती है वो एरीना, अखाड़ा उसे नाम दिया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं नंबर 24 पे, कुछ महत्वपूर्ण श्रमिक एवं उनके उपकरण। ये भी इनमें से सवाल आए हैं भाई कि जो व्यक्ति है वो अपना उपकरण क्या क्या, उस व्यक्ति की जो पहचान है वो किस उपकरण से है। जैसे ब्लैक स्मिथ, लोहार, लोहार के पास आपको एनविल निहाई दिखाई देगी। निहाइल मतलब एक बहुत बड़ा उसके पास लोहे का स्क्वायर बॉक्स होता है, वजन में बहुत भारी, जिसके ऊपर वो जो है लोहे को गर्म करके उसे हथौड़े से पीटता है उसे शेप में लाने के लिए। कारपेंटर बढ़ई जो होता है वो सौ, आरे का इस्तेमाल करता है। ऑथर लेखक जो होता है वो पेन कलम का इस्तेमाल करता है। डॉक्टर जो होता है वो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करता है, उसकी पहचान है। गार्डनर माली हैरो, हैंगा जिसे कहते हैं, जो ऐसे होता ना, और जो उधेड़ने के जमीन के अंदर जो है हम हैरो चलाते हैं, तो वो गार्डनर के लिए लिखा, किसान के लिए लिखा। किसान के लिए तो और भी ढेर सारी चीजें होती है, किसान में भी यूज हो सकता है। लेबरर मजदूर के पास होती है स्पेड, कुदाल। शेफ के पास पहचान है नाइफ, चाकू, शेफ जो होता है जो खाना बनाता है। सोल्जर सैनिक की पहचान क्या है बेटा, गन से, बंदूक से है। फार्मर किसान की पहचान किससे है, हल से है, हल, हल सबसे मुख्य है। मैसन राजमिस्त्री, साहुल सूत्र, राजमिस्त्री और साहुल सूत्र क्या है भाई, जो घर में आप चुनाई कराते हैं जिससे, उसको राजमिस्त्री कहा जाता है। और वो एक लट्टू जैसी आकृति होती है लोहे की, उसको ऐसे धागे से बांध के, और वो क्या चेक करता है, उसकी लाइन चेक करता है कि दीवार सीधी है या नहीं। टेलर दर्जी जो होता है वो नीडल, सुई का इस्तेमाल करता है। वुड कटर लकड़हारा, एक्स कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है। सर्जन जो होता है स्कैल्पल का इस्तेमाल करता है। और स्कल्प्टर जो मूर्तिकार होता है वो चीजल, छेनी का जो है वो इस्तेमाल करता है। स्कल्प्टर जो होता है वो चीजल का, छेनी का इस्तेमाल करता है, मूर्तिकार। तो ये है मैन एंड इक्विपमेंट, जो व्यक्ति और वो क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई मेरे टेलीग्राम चैनल अरुण सर रीजनिंग पे मैं डाल दूंगा, ठीक है, वहां से आप इसकी पीडीएफ को ले सकते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई, कुछ महत्वपूर्ण उपकरण, उनके कार्य है। सुई का जो काम होता है वो स्यू, सीना, सुई क्या करती है भाई, सिलने के काम आती है। नाइफ, चाकू का काम होता है कट, काटना। बाइनैकुलर, दूरबीन का काम होता है व्यू, दृश्य देखना। चीजल, छेनी का काम होता है कार्व, नक्काशी। ऑगर, बर्मा का काम होता है उसे बोर कर देना, ठीक है, जब आप बोरिंग कराते हैं पानी के लिए तो वो ऑगर होता है वो इक्विपमेंट। मैटॉक जो फावड़ा होता है वो डिग, खुदाई के काम आता है। टोंग्स, चिमटे जो होते हैं वो होल्ड, पकड़ने के काम आते हैं। मान लो सर्जन भी होता है वो चिमटे का इस्तेमाल करता है। सर्जन जो होता है वो क्या बोलते हैं उसे, वो नाइफ का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन वो सर्जन नाइफ होता है। गन, बंदूक, शूट, गोली मारने के काम आती है। और स्वॉर्ड का काम है स्लॉटर कर देना, वध कर देना तलवार से। और का मतलब होता है रो, चप्पू चलाना। रो मतलब क्या होता है, चप्पू चलाना। रो मतलब क्या होता है बेटा, चप्पू चलाना। और का मतलब होता है रो, चप्पू चलाना। पेड़, कुदाल, खोदने के काम आती है। पेन, कलम, राइट, लिखने के काम आता है। माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाई, आवर्धन के काम आता है। स्पून, चम्मच, फीड, खिलाने के काम आता है। शील्ड, ढाल, रक्षा करने के काम आती है, गार्ड करने के काम आता है। स्पैनर जो होता है पाना, वो ग्रिप, पकड़ने के काम आता है। और लाउड स्पीकर जो होता है वो एम्पलीफाई, ध्वनि को बढ़ाने का काम करता है, लाउड स्पीकर। तो ये क्या है, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या होते हैं भाई, इक्विपमेंट क्या होते हैं, औजार, और उनके बेसिकली कार्य क्या क्या होते हैं, ये यहां पे आपको दिए गए हैं। उसके बाद आप चलते हैं नंबर 26, कुछ महत्वपूर्ण कर्मचारी और उनके कार्य करने के स्थान, कि कौन व्यक्ति कहां कार्य करता है। और ये देखो, ये एनालॉगी और क्लासिफिकेशन दोनों में आपका काम आने वाला, रीजनिंग में दोनों जगह, और जनरल नॉलेज तो आपकी बढ़ी रही है। शेफ, बावर्ची जो होता है वो किचन में काम करता है, रसोई घर में। फार्मर, किसान जो होता है वो फील्ड, खेत में काम करता है। सेलर, नाविक जो होता है वो शिप, जहाज पे काम करता है। डॉक्टर, हॉस्पिटल में काम करता है, क्लिनिक भी बोल सकते हैं लेकिन हॉस्पिटल बड़ी चीज है। पेंटर जो होता है उसकी गैलरी होती है, पेंटर जो बनाता है ना, अपनी डिस्प्ले करता है पेंटिंग, उसे गैलरी कहा जाता है।
एम्पायर जो काम करता है वो पिच पर काम करता है, पिच के ऊपर मौजूद रहता है। आर्टिस्ट कलाकार थिएटर में काम करते हैं, रंगमंच में काम करते हैं। लॉयर वकील कोर्ट न्यायालय के अंदर जो है वो काम करता है। टीचर अध्यापक स्कूल विद्यालय में काम करता है। इंजीनियर साइट पे काम करेगा। सर्वेंट नौकर जो है वो घर पे काम करेगा। वेटर जो है वो रेस्टोरेंट में काम करेगा, इसे रेस्तरां बोलते हैं, रेस्टोरेंट में काम करेगा। गैम्बलर जुआरी काम क्या करेगा भाई? कैसीनो में जाएगा, जुआ खेलेगा, काम थोड़ी करेगा। लेकिन जो जुआरी होता है वो कैसीनो के अंदर उसका जो है वर्किंग प्लेस कहा जाएगा। एक्टर अभिनेता स्टेज मंच पे काम करेगा। साइंटिस्ट वैज्ञानिक लेबोरेटरी प्रयोगशाला में काम करेगा। क्लर्क काम करेगा ऑफिस में, कार्यालय में। वॉरियर योद्धा बैटलफील्ड युद्ध क्षेत्र में। और ग्रोसर पंसारी होता है वो शॉप दुकान पे काम करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट जो है व्यक्ति और उनके ड्वेलिंग मतलब वर्किंग प्लेस वो कहां पर काम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। वर्कर श्रमिक फैक्ट्री में काम करता है। ब्यूटिशियन कहां काम करेगी भाई? पार्लर में, ब्यूटी पार्लर में, उसे पार्लर कहा जाता है। मैकेनिक जो काम करेगा वो गैराज में। और एस्ट्रोनॉमर खगोल शास्त्री जो काम करेगा वो ऑब्जर्वेटरी में। वेधशाला बोलते हैं जो एस्ट्रोनॉमर काम करते हैं उसे वेधशाला बोला जाता है। नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट वर्कर्स एंड देयर प्रोडक्ट, कुछ महत्वपूर्ण श्रमिक और उनके उत्पाद। मैसन जो होता है वॉल दीवार, मैसल क्या होता है बेटा? वही राजमिस्त्री है, राजमिस्त्री है। ये कहां काम करेगा भाई? ये काम करेगा कहां? वॉल पे, दीवार पे। अब इस सेम शब्द मैंने यहां पे आपको दिखाया था अगर आपने यहां पढ़ा हो, लेकिन वो जो चीजें थी ना वो मैंने आपको बताई थी। जो व्यक्ति जो काम करता है ये रहा, ये देखो मैसन। राजमिस्त्री साहुल सूत्र का इस्तेमाल करता है, लेकिन राजमिस्त्री दीवार बनाने का काम करता। दीवार बनेगा तो मकान तो अपने आप तैयार हो जाएगा भाई। कोरियोग्राफर डांस सिखाता है। कोरियोग्राफर क्या होता है ना, क्या डांस की मूवमेंट होनी चाहिए, स्टेप्स होने चाहिए, काम कोरियोग्राफर का होता है, जिसे बैले कहा जाता है, बैले नृत्य नाटक। एडिटर संपादक जो काम करता है वो न्यूज़पेपर समाचार पत्र। आर्किटेक्ट जो काम करता है वास्तुकार डिजाइन। फार्मर किसान जो काम करता है वो उत्पाद होता है, वो क्रॉप फसल होता है, यानी उनका प्रोडक्शन क्या है। जैसे ये दीवार बनाएगा, ये बैले जो है, बैले एक प्रकार का डांस भी होता है लेकिन इसके लिए बैले शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ये न्यूज़पेपर में काम का प्रोडक्शन है। आर्किटेक्ट का काम क्या है? डिजाइन करना, ये प्रोडक्शन में देगा। फार्मर का काम क्या है? फसल का प्रोडक्शन करना। कारपेंटर का क्या है? फर्नीचर बनाना। बढ़ई का काम क्या है? फर्नीचर बनाना। ड्रामेटिस्ट नाटककार का काम क्या है? प्ले, नाटक करना। प्रोड्यूसर निर्माता का काम क्या है? फिल्म का प्रोडक्शन करना, फिल्म बनाना। और डायरेक्टर होता तो डायरेक्शन, निर्देशित करना, फिल्म का निर्देशन करना। टेलर दर्जी का काम होता है क्लोथ्स, कपड़े सिलना, कपड़े बनाना। ऑथर लेखक का काम होता है बुक लिखना। बूचर कसाई का काम होता है मीट का, मीट की व्यवस्था वो करता है। कॉबलर मोची शूज, जूते के लिए। शेफ बावर्ची का काम होता है खाना बनाना। पोएट कवि का काम होता है पोएम, कविता लिखना। गोल्ड स्मिथ सुनार का काम होता है ऑर्नामेंट्स, आभूषण बनाना। और टीचर शिक्षक का काम होता है एजुकेशन देना, शिक्षा देना। चलते हैं मेरे भाई आगे। नंबर 28, कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद और उनके कच्चे माल। कच्चे माल मतलब उसका जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है तो उसका रॉ मटेरियल क्या है, वो किस चीज से बना हुआ है। और भाई देखिएगा, आप मेरी बात का यकीन ना होना, कभी एनालॉजी के प्रीवियस ईयर उठा के देखना, इसी में से आपको सवाल मिलेंगे। बड़ी मेहनत से ये कैटेगरी मैंने आपको अलग अलग करके कैटेगरी बना के यहां व्यवस्था दी है। जैसे प्रिज्म, प्रिज्म किसका बनता है? ग्लास का। प्रिज्म क्या होता है बेटा? ट्रायंगुलर जो होता है जिसमें लाइट का प्रिज्म स्कैटरिंग आपको दिखाते हैं। मक्खन बटर जो बनता है मिल्क, दूध से बनता है। वाइन शराब बनती है ग्रेप्स, अंगूर से। रोड सड़क बनती है एस्फॉल्ट से, डामर से। शूज जूते बनते हैं लेदर से, चमड़े से। रबड़ से जो बनती है वो लेटेक्स की बनती है। ऑयल तेल जो बनता है वो बीज से। अब आप कहोगे सर ऑयल बीज से, जैसे सरसों का तेल है तो सरसों के बीज से बनेगा, तिल का तेल है तो तिल के बीज से बनेगा। है ना? में जवाब दो। और वो जो तेल है ना, हमारे यहाँ कच्चा तेल निकलता है, डीजल पेट्रोल, वो कच्चे तेल से बनता है। क्लोथ कपड़ा जो है वो फाइबर से बनता है। फैब्रिक कपड़ा जो है यार्न सूत से बनता है, यानी सूत से भी बनता है, फाइबर से भी बनता है, नायलन से भी बनता है, टेरिलिन से भी बनता है। ये इनके अलग अलग जो है रॉ मटेरियल हो सकते हैं।
फर्नीचर किससे बनता है? वुड लकड़ी से। पुलोवर जो स्वेटर बनता है वो वूल ऊन से। मेटल धातु बनता है और अयस्क से। लिनन जो बनता है वो फ्लैक्स सन से बनता है। सन देखा है आपने? सन देखा है बेटा आपने? ठीक है, रस्सी बनाने के भी काम आता है। पेपर कागज जो बनता है वो पल्प लुगदी से बनता है। पहले पल्प बनता है। अब कागज आप कहोगे सर तो पेड़ से बनते हैं। भाई साहब पेड़ से, पेड़ों से तो बनते ही है, कटिंग होती है पेड़ों की, लेकिन लुगदी होता है उसका मेन। वॉल दीवार जो बनती है वो ब्रिक ईट से बनती है। बुक किताब बनती है पेपर जो है कागज से। कागज बनता है, कागज किससे बनता है? लुगदी से। लुगदी बनती है पेड़ों से। सैक बोरी बनती है जूट से। ज्वेलरी आभूषण बनता है गोल्ड सोने से, चांदी से। कोई भी हो सकता, जरूरी नहीं यहाँ पे सोना लिखे, सोना चांदी हो गया, डायमंड हो गया। जैगरी गुड़ बनता है शुगर केन गन्ने से। कुछ महत्वपूर्ण भाग और उनके संबंध, जैसे हर चीज पूरी वस्तु देगा और उसका आधा अधूरा संबंध यहाँ पे। जैसे निब है, निब किसका हिस्सा है? पेन का। लेड क्या होता है? जो पेंसिल के अंदर ब्लैक कलर का वो होता है ना जो लिखता है, वो पेंसिल का जो लिखने काम आता है वो पेंसिल का, इसको लेड बोला जाता है। लेड, लीड नहीं बोलेंगे, लेड ही होता है वो। आर्क जो है चाप बनती सर्कल का हिस्सा होता है, सर्कल का हिस्सा है। जैसे निब किसका हिस्सा? पेन का। लेड किसका हिस्सा? पेंसिल का। आर्क चाप जो है किसका हिस्सा? सर्कल का, वृत्त का। कॉकपिट किसका हिस्सा है? एरोप्लेन। एरोप्लेन जहां पायलट बैठ के जहाज को उड़ाता है उसे कॉकपिट कहा जाता है। व्हील पहिया जो हिस्सा है वो गाड़ी का हो सकता है। स्टूडेंट विद्यार्थी जो है वो क्लास का हिस्सा है, वर्ग का हिस्सा है, कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं। रूम कमरा जो हिस्सा है वो घर का हिस्सा है। चैप्टर अध्याय जो हिस्सा है वो बुक का, पुस्तक का हिस्सा है। पैडल किसका है? बाइसिकल का। नीडल जो है वो क्लॉक घड़ी का। स्टीयरिंग जो है वो कार का। और ब्लेड जो है वो फैन का। पंखे के अंदर ब्लेड्स होते हैं। आइए चलते हैं भाई अगले रिलेशन पे। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही और मजा आ रहा होगा आपको। आप खुद से ढूंढ के इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते जितनी व्यवस्था हमने आपके लिए कर दी। कहां कहां पढ़ेंगे आप? कहां से पढ़ेंगे? आप लोगों को एक टेबल मैंने बना के दे दी रीजनिंग के लिए, और क्लासिफिकेशन और एनालॉगी में मैंने कहा वर्ड वालों का तो एटलीस्ट आपका डर खत्म हो जाएगा। अब यहां है कुछ इंपॉर्टेंट पेयर रिलेशनशिप, कुछ महत्वपूर्ण जोड़ी रिश्ते। सम इंपॉर्टेंट पेयर रिलेशनशिप, कुछ महत्वपूर्ण जोड़ी रिश्ते। शूज जूते जो होते हैं वो सॉक्स मोजे का हिस्सा होता है। शूज और मोजे दोनों एक साथ होते हैं, पेयर बनता है। पैंट शर्ट, पैजामा और शर्ट, ट्राउजर और शर्ट। तो जूते और मोजे, शूज और शॉक्स, शर्ट और ट्राउजर, पैंट्स भी कह सकते हैं। साड़ी और ब्लाउज का संबंध है। कप और सॉसर प्याले का संबंध है। चेयर और टेबल का संबंध है। पेंसिल और इरेजर का संबंध है। हॉर्स और गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। ताला और चाबी। डोर दरवाजा और खिड़की, खिड़की दरवाजे बोलते हैं ना कि भाई घर में खिड़की दरवाजे का काम पेंट करा रहे हैं। क्वेश्चन और आंसर, यानी अमूमन जो हम शब्द बोलते हैं तो उसके साथ उसका पेयरिंग शब्द जो पेयर बनाता है वो पेयरिंग शब्द आपको यहां पे दिया गया है। जैसे नंबर 31 पर आ जाते हैं। सम इंपॉर्टेंट स्टडी एंड टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, प्लीज याद कर लीजिएगा। इनमें से खूब सवाल आए हैं, खूब आए हैं, फिर पूछे जाएंगे। ऑरिंथोलॉजी पक्षी विज्ञान, हिंदी मीडियम वालों को तो सहूलियत मिल जाती है। पक्षी विज्ञान तो पक्षी, भूकंप विज्ञान तो भूकंप, मानव विज्ञान तो आदमी, यह आसान है। अंग्रेजी में आप फंसेंगे। ऑरिंथोलॉजी पक्षी विज्ञान, बर्ड्स की स्टडी होती है पक्षी की। सिस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान, अर्थक्वेक भूकंप की स्टडी होती है। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान, मानव आदमी की स्टडी होती है। पैथोलॉजी डिसीज की स्टडी होती है। सुनिए ना, पैथ लैब, डॉक्टर लाल पैथ लैब जैसे बोलते हो। पैथ लैब क्या है? वो डिसीज की स्टडी करके बताते हैं भाई आपके खून के टेस्ट करके शरीर में क्या बीमारी है। फाइकोलॉजी जो होता है वो एल्गी शैवाल की स्टडी होती है। पैलियंटोलॉजी पुराण पाषाण, वैसे यहाँ पे शैवाल विज्ञान लिखना था पर कोई नहीं, फाइकोलॉजी भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर शैवाल विज्ञान लिख देंगे तो सबको पता लग जाएगा, और फाइकोलॉजी लिख देंगे तो हिंदी मीडियम वाले भी कंफ्यूज हो जाएंगे। पैलियंटोलॉजी पुराण पाषाण विज्ञान, ये जीवाश्म की स्टडी होती है। जीवाश्म मतलब जैसे डायनासोर वगैरह जो हैं आज दबे हुए हैं जमीन के अंदर, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? फॉसिल्स की स्टडी। टेक्सोनॉमी वर्गीकरण जो स्टडी होती है वो क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की स्टडी होती है। टेक्सोनॉमी मतलब वहां पे आप वर्ग बना देते हैं चीजों के। एंटोमोलॉजी होती है कीट विज्ञान, ये स्टडी होती है इंसेक्ट्स की। कार्डियोलॉजी जो होती है वो स्टडी हार्ट की स्टडी होती है। कार्डियोलॉजी हार्ट की, हृदय की स्टडी होती है। फिजियोलॉजी जो स्टडी होती है वो बॉडी, शरीर की, फिजिक की स्टडी होती है। पैडोलॉजी जो स्टडी होती है वो सोइल की, मिट्टी की स्टडी।
इचिथोलॉजी जो होती है फिशेस मछलियों की स्टडी होती है। सेलेनोग्राफी होती है चंद्रमा के सतह की स्टडी करना, चंद्रमा के सरफेस की स्टडी को सेलेनोग्राफी बोला जाता है। बोटेनी वनस्पति विज्ञान प्लांट्स पौधों की स्टडी होती है। माइकोलॉजी जो स्टडी होती है फंजाई कवक की। हेमाटोलॉजी रुधिर विज्ञान जो स्टडी होती है वो ब्लड की। नेफ्रोलॉजी जो स्टडी होती है वो किडनी की, और किडनी का जो स्पेशलिस्ट कहलाता है वो नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं उसे। हेर्पेटोलॉजी जो स्टडी होती है वो होती है एम्फीबियंस की, उभयचर की, जो जमीन और पानी दोनों में ही रहते हैं। अब देख रहे हो स्टडी का पेज कितना बड़ा है, खत्म नहीं हो रही स्टडीज, ठीक है। एक्रिनोलॉजी जो होती है सेक्रीशंस की, जो हमारी बॉडी में स्राव होते हैं चाहे वो हॉर्मोन्स के हों, उनको एक्रिनोलॉजी बोला जाता है। कार्नियोलॉजी जो स्टडी होती है स्कल हमारी खोपड़ी की। एस्ट्रोलॉजी जो स्टडी होती है फ्यूचर का, भविष्य बताते हैं। जूलॉजी प्राणी शास्त्र जो स्टडी होती है वो एनिमल्स की। कॉन्कोलॉजी जो स्टडी होती है वो शेल्स की स्टडी होती है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व जो स्टडी होती है वो आर्टिफैक्ट्स की होती है। ऊओलॉजी जो स्टडी होती है वो एग्स की, अंडे की स्टडी होती है। पैलियोग्राफी जो स्टडी होती है वो राइटिंग्स की, लेखन की स्टडी होती है। ओनोमैटोलॉजी जो स्टडी होती है वो नेम्स, नाम की जो स्टडी होती है, नाम पे जो रिसर्च करते हैं उन्हें ओनोमैटोलॉजी कहा जाता है। वायरोलॉजी जो स्टडी होती है उन्हें वायरसेस की स्टडी बोला जाता है, वायरोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनकी तीव्रता। तीव्रता से मतलब क्या होता है कि जैसे अभी जो मैं शब्द बोल रहा हूं, जैसे मैंने आपको हल्का सा कहा, रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा साइड हो जाओ, और मैंने आपको सीधा धक्का दे दिया, तो ये एक स्टेप आगे हो गया नहीं हो गया? मैं मुस्कुरा रहा हूं और मैं जोर जोर से हंस रहा हूं, तो वो उसकी एक्सट्रीम लेवल है, तीव्रता है, यानी वो तेज गति से बढ़ती हुई चीजें हैं, वो एक्सट्रीम लेवल है। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनकी तीव्रता, जैसे मैं यहां बात करूं एंगर, क्रोध, क्रोध आना और रोष हो जाना, रेज हो जाना, ये क्या है? उसका अगला स्टेप है। विश, इच्छा और डिजायर, अभिलाषा। सिंक, डूबना और ड्राउन, डूबना, मतलब सिंक भी डूबना होता है, ड्राउन भी डूबना होता है। सिंक होता है धीरे धीरे, ड्राउन होता है पूरा ही डूब जाना, डूब रहा है। द शिप इज सिंकिंग, और डूबना मतलब पूरा नीचे चला गया। फेमस होना, प्रसिद्ध होना और विख्यात होना, रिनाउंड हो जाना। क्राइम, अपराध और पाप, अपराध तो कोई भी हो सकता है बेटा, छोटा मोटा, पाप एक बड़ा लेवल हो जाता है। टच, छूना और पुश, धक्का देना। क्वारल, झगड़ा करना, और वॉर, युद्ध स्टार्ट कर देना। दो देशों के बीच में तनाव चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, और फिर उनका युद्ध शुरू हो जाता है, वॉर, तो उसका अगला स्टेज आ गया। अनहैप्पी, दुखी होना, और सैड, उदास हो जाना। अनहैप्पी, दुखी और सैड, उदास आप सेम मानते हैं, लेकिन शुरुआती लेवल अनहैप्पी कि आई एम नॉट हैप्पी विद यू, मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूं और तुम्हारे कामों की वजह से मैं उदास हो गया हूं, दोनों में फर्क है। मॉइस्चन, गीला होना, और ड्रेंच, पूरा मूसलाधार बारिश में भीग जाना। किंडल, जलाना, और बर्न, दाह कर देना, अंतिम संस्कार कर देना, बिल्कुल जला ही देना। किंडल होता है जलाना, जैसे मोमबत्ती जलाते हैं। एरर, गलती और ब्लंडर, बड़ी भूल करना। रेफ्यूज, इनकार करना, डिनाई, अस्वीकार करना। स्पीक, बोलना, और शाउट, चिल्लाना। ये जो है आपको यहां पे अगला स्टेप नजर आया होगा। मेरे भाई 33 पे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके पर्यायवाची। देखो सिनोनियम एंटोनियम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन जो जो एग्जाम में आए हुए भाई मैं वो करा रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा तो कराऊंगा नहीं, लेकिन जो भी एग्जाम में 10, 20, 25 मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने बता दिए। एबोर्ड, निवास, ड्वेलिंग स्थान, ये दोनों क्या है? पर्यायवाची है। ब्लेंड, मिश्रण करना, मिक्स, मिलावट करना। पैसेज, भविष्यवाणी, प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी। फ्लो, दोष, डिफेक्ट भी दोष। सब्स्टिट्यूट, स्थानापन्न, रिप्लेस करना, बदल देना। स्थानापन्न मतलब चेंज कर देना कि ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूट है, ये रिप्लेस कर दिया अभी। प्रिज्यूम, मान लीजिए, एज्यूम भी मान लेना। सिडेट, गंभीर और काम, शांत हो जाना। सिडेट, गंभीर होना, काम होना, शांत हो जाना। एबडक्ट, अपहरण करना, किडनैप, अपहरण करना। सॉलिसिट, विनती करना, और रिक्वेस्ट, अनुरोध करना। तो आप विनती करते हैं और साथ में क्या करते हैं मेरे भाई? अनुरोध करते हैं। असाइन, नियुक्त करना, एलोट, आवंटित करना। अनेक बार ये शब्द आए हैं भाई। फियर्स, भयंकर, वायलेंट, हिंसक। मेंड, मरम्मत, रिपेयर, सुधार। ब्रिम और एज, किनारे को बोलते हैं, दोनों सेम चीज होते हैं। डिसिपेट, बर्बादी, और स्क्वेंटर, बदनामी। वैकेंट, खाली, और एम्प्टी, रिक्त। बैन, प्रतिबंध करना, और प्रोहिबिट, निषेध कर देना। हॉटी, घमंडी, और प्राउड, गर्वित, ये दोनों चीजें
कि मैं हॉटी फील कर रहा हूं, प्राउड फील कर रहा हूं, घमंड फील। भाई प्राउड का मतलब क्या, मुझे अपने आप पर घमंड थोड़ा सा एक अलग हो जाता है, इसका अगला स्टेप हो जाता है, लेकिन सिनोनियम इसे मानेंगे। फैलासी, भ्रम होना और इल्यूजन होना, एलाइट उतरना और डिसेंड नीचे आना, डर्थ अभाव और स्कैरसिटी हो जाना कमी चीजों की। सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड देयर एंटोनियम्स, कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके विलोम शब्द। अटैक आक्रमण करना, डिफेंड बचाव करना, एडवांस अग्रिम और रिट्रीट वापसी, रोबस्ट मजबूत और वीक कमजोर, डीप गहरा और शैलो उथला, मतलब गहरा पानी और उथला पानी, जो का पानी कम गहरा होता है, ये अपोजिट आ गए भाई। कोर्डियल सौहार्दपूर्ण, हॉस्टाइल शत्रुतापूर्ण, एफर्म पुष्टि और डिनाई इंकार करना, लैंड उधार देना और बोरो उधार लेना दोनों विपरीत हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले पर। ग्रेजुअल धीरे धीरे और एब्रप्ट अचानक से, सिंक डूबना और फ्लोट तैरना, बेस्ट श्रेष्ठ और वर्स्ट निष्कृतम, सबसे रद्दी, सबसे खराब, सबसे बेकार, फ्रेश ताजा और स्टेल, बासी होना, इनिशियल प्रारंभ करना, शुरुआत करना, फाइनल अंतिम खत्म कर देना, मॉर्न शॉक होना और रिजॉइस आनंदित होना, कंडेंस संक्षिप्त होना और एक्सपेंड विस्तार होना। कंडेंस मतलब ऐसे इकट्ठा कर देना, एक्सपेंड मतलब विस्तार कर देना। कयास अव्यवस्था और पीस शांति, क्रूएल होना और दयालु होना। जेंटल सौम्य, हार्श कठोर, इग्नोर अनदेखा और नोटिस करना, ध्यान देना, लथार्जी सुस्ती और अलर्टनेस सजगता, कि मैं सुस्त फील कर रहा हूं, मैं सजग फील कर रहा हूं। किंडल प्रज्वलित करना और एक्सटिंग्विश बुझा देना, हम मोमबत्ती को जला रहे हैं और फिर बुझा रहे हैं। क्रिएट बनाना और डिस्ट्रॉय नष्ट करना। तो मेरे भाई ये थे सारे के सारे कॉमन रिलेशनशिप। मैंने इसमें जो आपके लिए कैटेगरी बनाई है वो 34 कैटेगरी बनाई है, 34। तो उम्मीद करता हूं भाई ये कैटेगरी आपको क्लियर हो गई होगी। टेलीग्राम चैनल अरुण सर रीजनिंग पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो मेरे भाई आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करते रहिएगा। कोशिश ये रहेगी कि कोई एक सवाल भी ऐसा ना हो जो आपके एग्जाम में आए जो मैंने ना पढ़ाया हो। सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ा कर भेजेंगे और ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है हूबहू इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सेम टू सेम मिल जाए। तो क्लासिफिकेशन, एनालॉजी और अपनी जनरल नॉलेज के लिए प्लीज इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा। 2x स्पीड में फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल अरुण सर रीजनिंग पे मिल जाना है। आज के लिए इतना बेटा, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।